अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, मैंने दिल में वालेकुम सलाम कह दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आपके सलाम का जवाब नहीं देती। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं दिल में वालेकुम सलाम कह देती हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी ज़ाहिर है मुलाकात इससे पहले हो चुकी होती है और उसमें तमाम ये सलाम दुआ हो चुकी होती है। अच्छा, ये भी लोग पूछते हैं? जी जी, वो कहते हैं कि मुझे ऑन एयर जवाब देना चाहिए आपके सलाम का, लेकिन आप सलाम तो उनको कर रहा होता हूँ। थैंक यू तुमसे तो पहले मैंने कर लिया होता है। थैंक यू सेठी साहब। वो एक्चुअली कह रहे होते हैं कि ये रस्म आप ऑन एयर भी निभा दें, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं दिल में आपके सलाम का जवाब दे चुकी हूँ। चलो ठीक है, दो बारी हो गया। दो बारी हो गया, सलामती भेज दी मैंने आपने। अच्छा, लेकिन एक और मुल्क की बात कर लेते हैं जिसकी समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान पे सलामती भेजना चाहता है या क्या। वो है अमेरिका। हाँ। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा शेडी से रहे हैं। समझ नहीं आती कि फ्रेंड्स हैं या मास्टर हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुमेरात को हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब की मुलाकात होती है अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली और जो सलामती है वो अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। फिर शुरू में आपने कहा था IMF आएगा, अमेरिका की भी सपोर्ट रहेगी, गो अहेड देगा IMF को अमेरिका, लेकिन फिर फुटनोट आपने कल उस पर तबसरा करके बताया कि IMF ने ना बैड टेस्ट उसने ये काम कर दिया और पूरी दुनिया में भी उस पर तबसरे हुए, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तशवीश सबको लाहक हो गई। फुटनोट कल उस पर हमने बात की। तो अब अमेरिकी जो महकमा खारिजा है उसने यकदम क्या किया है कि 4 कंपनीज पे, 4 सप्लायर ग्रुप पे पाबंदी लगाई है, और उसमें अमेरिकी महकमा खारिजा ने ये कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है बल्कि रवैये की तब्दीली है। अब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि रवैये की तब्दीली उन 4 कंपनीज की जो पाकिस्तान को पुर्जे सप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, या पाकिस्तान के रवैये की तब्दीली। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ IMF का फुटनोट, और अब ये पाबंदियां। सेठ साहब, मामला जा किधर रहा है? प्रेशराइज क्यों करना चाह रहा है अमेरिका पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, ये जो जिस केस का आपने हवाला दिया है, इसका तल्लुक कोई मिसाइल पार्ट्स के साथ जी है। जी, मिसाइल प्रोग्राम जो मिसाइल है प्रोग्राम। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब क्यों ये आज के दिन ये खड़ा हुआ वहाँ? अच्छा, इसकी कहानी इसके पीछे ये है कि 11 जनवरी को गालबन 2 अमेरिकन नेवी सील्स एक ऑपरेशन में मारे गए या मर गए। अच्छा। ड्राउंड एट सी। ओके। एक जहाज़ था, ट्रॉलर, जिसको उन्होंने अमेरिकन्स ने रोकने की कोशिश की। अच्छा। और उसको बोर्ड किया। उसके अंदर 12 या 11 क्रू मेंबर्स थे। ये सोमालिया के कोस्ट के साथ ये चल रहा था, फ्रॉम एंड गोइंग ऑल द वे टू यमन। अच्छा। इसका जो डेस्टिनेशन था वो यमन था। अच्छा। और ये इसके अंदर हथियार थे या हथियारों के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये भी कहना है कि शक था कि इसके अंदर कोई वॉर हेड भी है। ओके। और उनका ये ख्याल था कि ईरान से मिसाइल और मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू यमन फॉर द हूथीज़। ये शक के बिना पर अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने या उनके जो नेवी सील्स थे, उन्होंने इसको ट्रॉलर को रोका, बोर्ड किया। उस ऑपरेशन के अंदर 2 इनके नेवी सील्स भी मारे गए। दे वर स्वेप्ट ओवरबोर्ड। वो बहुत हाई वेव्स थी, गिर गए, मर गए। ओके। उनके भी अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह अमेरिका में हुआ है। अच्छा। जब इस ट्रॉलर को रोका तो उसमें 4 पाकिस्तानी थे और बाकी कोई दीगर नेशनैलिटीज़ के सेलर्स थे। अच्छा, पाकिस्तानी 4 को वो पकड़ के ले गए अमेरिका। बाकियों को भी ले गए होंगे वहाँ, किसी अपने वो जहाज़ पे चढ़ा दिया होगा, वहाँ से ले गए। और जो तफ्तीश की तो वो जो हथियार निकले उसमें से कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये कहना है कि ये मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अच्छा। 3 चाइनीज़ कंपनीज वर इन्वॉल्व और एक बेलारूस कंपनी थी जो कि और ये वो पार्ट्स थे जो कि ईरान सप्लाई कर रहा था टू द हूथीज़। क्योंकि हूथीज़ के पास ये ईरानियन सप्लाइड मिसाइल्स थी जो कि हूथियों ने इस्तेमाल की हैं अगेंस्ट नॉट अमेरिका बट अगेंस्ट द शिप्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन शिप्स एंड इजरायली शिप्स इन द गल्फ। उनको जब रोकने की कोशिश करते, हूथी फायर करते रहे ना उनके ऊपर, और फिर वो एग्जामिन करते रहेंगे ये कहाँ से। और वो उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपोर्ट हो रहे थे ये। अगर तो पाकिस्तानी उस ट्रॉलर में ना होते, समुद्री जहाज़ में, तो वो कहते हैं कि ईरान वालों ने ये अपने स्टॉक में से हूथीज़ को सप्लाईज जा रही हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तानी निकले बीच में तो फिर उन्होंने तफ्तीश की। अब जनवरी और अब मार्च
2-3 महीने में तफ्तीश पूरी हो गई है और अब मारा पीटा भी होगा वहाँ जिनको ले गए हैं, उनको कुछ वाटर बोर्डिंग वगैरह की होगी, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली होगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सामान तुमने कहाँ से उठाया, किधर जा रहा था वगैरह वगैरह। अब हमें नहीं पता कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली, मगर उसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिकनों ने ये डिसाइड किया है और अनाउंस किया है कि ये जो पार्ट्स थे ये चाइनीज़ कंपनी और बेलारूस कंपनी ने सप्लाई किए। अब इस किस्म के जो पार्ट्स हैं चाइना डायरेक्टली शायद ईरान को सप्लाई नहीं करता। इस किस्म के पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल करता है। और हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया है उसने आगे से यही बयान दिया है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए हमारे प्रोग्राम है मिसाइल्स के, और हम तो हर दूसरे चौथे दिन महीने हम कुछ ना कुछ मिसाइल टेस्ट करते हैं। ज़ाहिर है हमारा एक कन्वेंशनल डिटेरेंस भी है जिसके अंदर मिसाइल्स प्ले पार्ट। तो इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है हथियारों के, जिसका ताल्लुक हथियार के साथ होता है, अगर अमेरिका से कहीं जाती है कोई चीज़ या चाइना से कोई चीज़ आती है या इधर से कोई इधर जाती है, तो उस एक्सपोर्ट की जो इनवॉइस होती है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस पर लिखा होता है एंड यूज़र सर्टिफिकेट। एंड यूज़र ये मुराद है कि आयशा तुमने ऑर्डर किया मेरे से आईफोन, मैं चाइना में बैठा हूँ, मैंने आयशा के नाम पे बिलिंग कर दी, ठीक है। अब आयशा हो सकता है कि आईफोन लेके अपने इस्तेमाल के लिए करे, या आयशा ये भी हो सकता है कि आईफोन वो आगे एक्सपोर्ट कर दे और उधर एक्सपोर्ट कर दे जहाँ आईफोन जाने की इजाज़त नहीं है फ्रॉम चाइना। मगर अगर वो पाकिस्तान के ज़रिए चला जाए तो वो पहुँच जाएगा वहाँ। तो अगर चाइना की एक्सपोर्ट टू आयशा बैंड है तो वो फिर आयशा पाकिस्तान में बैठ के मंगवा ले और फिर आयशा आगे भेज दे। तो अब बात यह है कि ये उसी किस्म की चीज़ थी कि एंड यूज़र सर्टिफिकेट पाकिस्तान जब भी कुछ चीज़ें आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई आर्टिलरी शेल्स एक्सपोर्ट किए, अच्छा, जिसके ऊपर बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि जी ये पाकिस्तान ने यूक्रेन के लिए किए। मगर वो जो एंड यूज़र सर्टिफिकेट था, जो पाकिस्तान ने एंड यूज़र सर्टिफिकेट दिया है, वो अमेरिकनों को दिया है कि ये अमेरिका जा रहे हैं। जी जी। अब वहाँ से आगे कहीं चले जाएं तो पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो मगर वो थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अमेरिकनों ने ये देखा कि ये इसका मतलब है कि भी कहीं इन्वॉल्व है। अच्छा। उनका ये शक है कि पाकिस्तान ने भी ये टेक्नोलॉजी चाइना से ली हुई है, पार्ट्स भी आते हैं चाइना से, और हो सकता है कि ईरान ने किसी तरीके के साथ ये पार्ट्स पाकिस्तान से उठा लिए हों, क्योंकि डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आगे हूथियों को भेज दिए, और फिर क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से एक ट्रांजिट कंट्री बन गया है जिसके ज़रिए ये हथियार पहले पार्ट्स यहाँ आए, यहाँ से फिर आगे गए, तो इसलिए पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो गए, वो 4 पाकिस्तानी जो हैं। तो ये अमेरिका का ये शक था कि शायद इसमें ये जो कंपनीज़ हैं ये सप्लाई कर रही हैं पार्ट्स टू पाकिस्तान, एंड वहाँ से ये ईरान जा रहे हैं, ईरान से ये यमन जा रहे हैं। अच्छा, अब तो उन्होंने ये डिटरमिन करके उन कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। उनके अकाउंट्स जो हैं ये चाइनीज़ कंपनीज़ के अमेरिका के अंदर या जहाँ भी उनको सीज़ कर लिए, और अब ये कंपनीज़ जो हैं कोई तजारत नहीं कर सकती, ठीक है, किसी उस मुल्क के साथ जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं, क्योंकि अमेरिका का लॉ ये कहता है कि अगर हमने आयशा के ऊपर सैंक्शन लगाई है तो आयशा नजम सेठी को अगर माल देती है तो नजम सेठी जो है ना वो भी गिल्टी है, वो नहीं ले सकता, बिकॉज हमने आयशा को सैंक्शन किया है। अगर नजम सेठी आयशा से माल लेगा तो नजम सेठी भी फिर जिम्मेदार है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये किया, और अब ये वो कह रहे हैं जी कि इन कंपनीज को उन्होंने बैन कर दिया। पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है कि जी हम भी इनसे लेते हैं, तो हमारा तो डिक्लेयर्ड है सारा कुछ, जो हमारा अपना वेपन्स प्रोग्राम है और जो कुछ है, कोई पाबंदियां नहीं है इन चीज़ों पे, तो ये क्यों आपने ये तो प्रोटेस्ट किया। अच्छा, क्योंकि इशारा ये हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान कोई इनडायरेक्टली कोई ईरान को कुछ दे रहा है। इशारा अमेरिकनों का ये जैसे माजी में भी इस तरह के शक की बुनियाद पर कार्रवाइयां होती रहता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसका आना इस स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, इस स्टेज पे टाइमिंग यानी अहम है। अच्छा, 11 जनवरी को ये हुआ, जनवरी में, मगर वो पूरा महीना उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरा महीना कुछ नहीं किया, तीसरे महीने ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है इस्लामाबाद। ये चौथा महीना, जी चौथा महीना है। इस महीने ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। उधर से 2-3 हमारे इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड अमेरिका। एक तो जिसका जिक्र
हमेशा करती है और हम भी डिस्कस हम कर चुके हैं, ये गैस पाइपलाइन जी। जिसकी अब 80 किलोमीटर जो है वो हमने फैसला किया कि हम बनाएंगे। और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। अमेरिका ने कहा जो कंपनी जो ये पाइपलाइन बनाएगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। सो फॉरेन कंपनीज जो कि इस किस्म के काम करती हैं उनको सबको वार्निंग चलेगी अमेरिका से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या पार्ट सप्लाई करेंगे इस पाइपलाइन के तो आपके ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे ये करने की, ठीक, क्योंकि ईरान पे सैंक्शन है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने अमेरिका को लिखा है कि ये हमारी अपनी ज़रूरत है, अपनी हमारी लाइफ एंड डेथ मैटर है। जैसे पानी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ मैटर है, गैस भी हमारे लिए लाइफ एंड डेथ। तो इसका ईरान के साथ वो तल्लुक़ नहीं है आप वाला, हमें तो ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, एनर्जी क्राइसिस हमारी, हमें तो प्लीज़ लेने दें, ये हमारे ऊपर ये सैंक्शंस जो है ये इसको ख़त्म करें। तो भी उन्होंने नो नहीं किया, हम हाँ किया ना नो किया, उनका मौक़िफ़ अभी भी यही है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। ईरान का प्रेसिडेंट आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर मेरे हिसाब से 3 आइटम है एजेंडे पे। अच्छा। पहला आइटम ये है कि ये गैस पाइपलाइन, तो क्या आपने हमें कोई 20 साल पहले वादा किया था, अग्रीमेंट की थी, आपने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ाया। आप ये कहते हैं कि अमेरिका की वजह से आप ये नहीं आगे बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है। तो मगर आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपने अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशंस की हैं, कोई माजरत की पर मांगा है कि ये किया है वो नहीं किया, और अगर नहीं तो फिर हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपने तो वायदा किया हुआ है हमारे। और वो पेनल्टी रेकोडिक आप भूल जाएंगे, रेकोडिक के ऊपर 12 बिलियन की डज लगनी थी या 10 बिलियन की डज लगनी थी, यहाँ तो 18-20 बिलियन की डज की ईरान थ्रेटन कर रहा है। जाहिर है अगर वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है तो हम तो उड़ जाएंगे। तो मैं यही इसलिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था। अमेरिका को भी पता है इस बात का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ईरान प्रेसिडेंट ये डिस्कस करने आ रहा है कि जी फिर क्या कर रहे हैं आप पाइपलाइन के बारे में, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ईरान के लिए ये सैंक्शंस तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो घेराव हुआ है उसका। ठीक है, एक सैंक्शंस लगी हुई है, ऊपर से इजराइल के ज़रिए अमेरिका उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देख ही लिया किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक आ रही है और सब कुछ हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि आज के एजेंडे पे होगी फिर इस दफ़ा इस ट्रिप के दौरान, वो क्या, वो वही है जो कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर बलोच सेपरेटिस्ट जो है वहाँ हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2 मिसाइल मारे उन्होंने फिर हमने 2 मारे। मगर वो अभी भी उस एरियाज़ में, बॉर्डरिंग एरियाज़ में वो ऑपरेट कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ ऑपरेट नहीं कर रहे, वो ईरान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि ये CIA स्पॉन्सर्ड ग्रुप है और पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता। ठीक है, काफ़ी अरसे से ये कंप्लेन कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये कहना है काउंटर में कि नहीं वो हमारे तो नहीं, हमें तो नहीं कर रहे, ये है वो है। मगर आप ये बताएं कि इंडिया वाले पहुंचे हुए हैं आपके पास, इंडिया रॉ ने वहाँ आके सेल्स बनाए हुए ईरान के अंदर, जहाँ से खुलबाशन और इस किस्म के लोग भी वो आ रहे हैं और हमारे बलोचों को उकसा रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आप कैसे होते हैं हमारे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम तो आप पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने उनको घुस बैठिए वहाँ आके बैठे हुए हैं, आप उनको निकालते क्यों नहीं है, ख़त्म क्यों नहीं करते। और फिर आपने इंडिया के साथ मुआहदे किए हुए हैं, वो पोर्ट बना रहे हैं चाबहार की, और वहाँ से फिर आप अफगानिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान को कट कर रहे हैं। तो आप तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं हमारे खिलाफ। तो मतलब ये लेन देन चलती रहती है। अच्छा। अब ये प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ये 2 बातें उन्होंने करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मगर अब तीसरी बात भी आ गई ना, वो अभी ये जो अमेरिका ने सोचा कि ये अच्छा वक्त है कि ईरान का प्रेसिडेंट पहुंच रहा है पाकिस्तान, ये आपस में अब बातें करेंगे, एक मैसेज जाना चाहिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को भी और ईरान को भी। ये जो सैंक्शंस लगाए हैं इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग, हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुथीज़ और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी ड्रामा आप शुरू हो गया है। और पाकिस्तान को भी कि आप ज़्यादा ईरान के करीब होने की कोशिश मत करें। ये हम समझते हैं कि आपने फैसिलिटेट किया ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके लिए आना था तो आपने आगे कर दिया। हालांकि दिस मे नॉट बी ट्रू, मगर इल्ज़ाम लगाना ना, प्रेशर डालेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सोचा समझा एक कदम उठाया अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डालने का। एक तरफ जैसे आप कह रही हैं कि IMF को कह रहे हैं कि सपोर्ट करें, जी। और वो कर भी रहे हैं कि आप गिर ना जाएं, आप डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, आप रोग स्टेट ना बन जाएं, फेल्ड स्टेट ना बन जाएं।
अगर बन गए तो फिर तो और भी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए। और दूसरी तरफ आपको फेयर स्टेट के साथ और दूसरी तरफ आपके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है हर किस्म आपको का। इराक और सोमालिया के साथ आपके हालात मुमासिल करार तो दिए ये गए। दिस इज व्हाई दिस स्टोरी इज नाउ ब्रोकन, हाँ एंड दिस इज व्हाई the timing is because the Iranian president is coming here, and this is a message to the Pakistan government and the Iranians. तो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो भी इस मीटिंग में डिस्कस हो सकती है इस ट्रिप के दौरान ईरानी प्रेसिडेंट के। देखिए इरानियन प्रेसिडेंट जाहिर है वो बात तो करेगा ना, वो तो कहेगा कि अमेरिका ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, आप किसी सूरत में अमेरिका का साथ ना दें, आप हमें सपोर्ट करें। उधर से फिर हम ये कहेंगे कि जी आपने कश्मीर के लिए क्या किया, आपने ये क्या किया, अच्छा, आपने वो क्या इसको किया, ऐसे तो बैलेंस ये कर आप देंगे। उनकी बातें सुनेंगे, वो हमारी बातें सुनेंगे। अच्छा। ठीक है, पैगाम एक दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, मगर जो रियल इशू है वो रियल इशू वही है कि बलोच इंसर्जेंट्स ऑन ईरान बॉर्डर Okay. सपोर्टेड बाय CIA, Okay. एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन ऑफ द गैस पाइपलाइन। ठीक तो इशू विल बी अमेरिका। ओके, Issue will be there. यानी उसमें जो सिमिलर चीज़ है जो कॉमन है वो अमेरिका है, और इस मौके पर अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां लगाए जाना भी सिग्निफिकेंट है। चलें इस इशू के तो डिफरेंट एंगल्स हमारे सामने आ गए। द एंटायर नेशन इज लुकिंग एट यू अकॉर्डिंगली, सेठी साहब। आपका मतलब है कि एंटायर नेशन, इमरान खान कह रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर सारा पाकिस्तान देख रहा है। आप पहुंच गए कि मैं अगली बात क्या करने ये लगी वही हूँ। साहब हैं जी। जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक रेफरेंस किया था। अरे वो तो उनको रियासत के बकौल उनके रियासत के हथकंडे थे, रियासत अच्छा। का गुस्सा था। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से उनके खिलाफ वो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है वो उसमें बता रहे हैं कि आपने भी तकरीबन कुछ बरस पहले फेस किया था स्टेट की का गुस्सा, और खान स्टेट साहब की- ने फैसिलिटेट किया। हाँ, ये नहीं उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये आपने ऐड कर दिया। नहीं, वो तो देखिए ना, खान साहब और स्टेट जो थे एक थे ना, सेम पेज, तो इसी को कहते थे ना। Same page। तो हर चीज़ जो स्टेट करती थी वो खान साहब कहते थे हम मिलके कर रहे हैं, हमें तो फख्र है। वो तो वो ड्रामा था ना। आज वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था वो क्या रहा है। वहां से आ रहा था। हाँ, तो अब वो अपना जो खाता बंद करके तो स्टेट का खाता। लेकिन उम्मीद उनको उन्हीं से है जिनके खिलाफ वो रेफरेंस गया था किसी जमाने में। हाँ, तो क्या वो कह रहे हैं 6-7 पॉइंट? जी, 7 पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारी कोशिशें सारी बेकार गई, ये भी उन्होंने लिख दिया, लेकिन 7 पॉइंट्स हैं और उसमें उन्होंने तोशाखाना का भी जिक्र कर दिया, फिर बहावल नगर इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया, फिर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके लेटर का भी जिक्र कर दिया, फिर उसके बाद जितनी भी डिटेंशंस हुई हैं या जो ट्रायल चल रहे हैं उनका भी जिक्र कर दिया, फिर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन जिन्होंने रिज़ाइन किया था 17 फरवरी को उसका भी जिक्र कर दिया, सीरीज़ ऑफ पिटिशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गई हैं उनका भी जिक्र कर दिया, रिजर्व सीट्स के मामले पर जो किरदार रहा उसका भी जिक्र कर दिया, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम्स हैं सबको इसमें कंटेन कर दिया, और ये लेटर भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिसीव भी कर लिया। क्या जवाब आएगा? अच्छा, अब जवाब तो बात की बात है कि किया क्यों स्टेज पे। हाँ, ये भी तो सवाल बनता है क्या ना। बात है। हाँ, ये देखिए, है पहली बात तो ये है कि खान साहब की एक पॉलिसी है वो बरकरार चल रही है। कि सऊदी अरेबिया को अटैक मरवत साहब के जरिए हो गया ना। लेकिन वो बाकी इमरान खान साहब ने खुद भी डिसोन कर दिया, उनका नहीं, नहीं disown नहीं हाँ, किया। लेकिन वो हवा में रह गई ना। देखो, ऐसी होता है ना, एक तरफ से करवा दिया, दूसरी तरफ से कहा मैंने तो किया ही नहीं। जी जी, ऐसे। अब मरवत साहब को बड़े अहम है ना, उनके बहुत बड़े लीडर हैं, उनको उसका रिवॉर्ड भी मिल गया है, उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड का नॉमिनेशन भी आ गई है जी, PTI की नामजद कर तरफ दिया से। गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है इन द ऑपोजिशन, और वो मरवत साहब को दे दी उन्होंने, किसी और को नहीं दी। वो आपने उमर अयूब को नहीं दी, किसी और को नहीं दी, आपने मरवत साहब को दे दी। क्योंकि वो अच्छा घसीटते हैं। और ये जो PTI वाले हमारे कुछ दोस्त हैं, हाँ। वो सारा वक्त ये कहते हैं कि नहीं मरवत की कोई अहमियत नहीं है, हाँ जी। ये तो खान साहब इसको फारग कर देंगे, ये जो बातें करता है हम शर्मिंदा हैं उन बातों से, हम दूर होते हैं। अभी ये सऊदी अरेबिया का जो स्टेटमेंट जी, था उसके बिल्कुल, ऊपर सबने। सारे PTI उन्होंने कहा ये भाग गए। ज़ाती मौक़िफ़ हाँ, है, ये ज़ाती हो गया, हम ये हो इससे वो नहीं गया। करते। और बड़े लोग हैं जो कहते हैं छोड़ो जी, छोड़ो मरवत की बात ना करें, वो तो नो बड़ी हाँ है। जी। हालांकि खान साहब के लिए वो somebody है। ठीक है, तो अब बात ये है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया को अटैक कर दिया, उधर IMF को अटैक कर रहे हैं। जी, ठीक, इधर आपने ये आर्मी चीफ को डायरेक्ट अटैक किया खान साहब ने। जी। आपको पता ही है, ज़्यादा बात नहीं करते हम अपनी एहलिया के बारे में, एंड सो ऑन। खान साहब तो फुल फ्लैश फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बाउंसर पे बाउंसर कराई जा रहे हैं, यॉर्कर पे यॉर्कर कराई जा रहे हैं, और फ्रंट फुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं। हाँ। चौके छक्के से कम तो बात ही नहीं करते। उसकी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई समझौता नहीं करना। और सिर्फ वहाँ पे खबर का भी तस्करा कर दें, 3 लोग तो पैचअप के लिए भी बिहाइंड द सीन्स एक्टिव हैं। मैं कोई नहीं, वो सब ड्रामा है। अच्छा। कोई अभी ये खबर आई है ना, जी, जी। हाँ, कोई नहीं, वो मैंने चेक किया है,
उसमें कोई पानी नहीं है। वो जो 3 नाम हैं कोई कहीं नहीं, कोई हकीकत कोई नहीं। नहीं। ये सिर्फ ड्रामे हैं। ओके। अच्छा, अब वो बड़े अच्छे लोग तो हैं ना कि यार किसी तरीके के साथ मुकमुकाओ, काम आगे चले, ये लड़ाई झगड़े के साथ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है वगैरह वगैरह, वो अच्छे ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, मगर उनकी अहमियत कोई नहीं है। और ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये जिसे कहते हैं ना गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। अच्छा, गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं। नहीं चलो वहाँ पे उड़ा रहे हैं और कहीं नहीं। हाँ। अच्छा, ये और वॉकिंग इन द पार्क। अच्छा, तो अब बात यह है कि ये खान साहब ने जो ख़त लिखा है इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी सिर्फ अहमियत खान साहब के लिए है कि एक पूरा एजेंडा चल रहा है। अब आगे 3-4 दिन के अंदर पूरी एक ऑपोजिशन लॉन्च कर रही है मूवमेंट, ठीक है, उसको भी तो गर्म करना है ना। तो ये जो सारी जो बयानबाजी हो रही है अग्रेसिव, अब खान साहब का ये ख़त, दिस इज़ टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि किसी सूरत में भी हम बातचीत नहीं करने के लिए तैयार, हम अग्रेशन पे हैं, हम प्रेशर पॉइंट्स कर रहे हैं ताकि ये कामयाब हो, लोग निकले बाहर। ये ना कोई हो कि जी खान साहब बैठ गए हैं या खान साहब कुछ और चाहते हैं और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो दिस इज़ वाई दिस लेटर वाज रिटन एट दिस टाइम। एंड बाकी आपने सवाल पूछा कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या करेंगे। काजी फायज़ ईसा साहब ये पकड़ के अपनी फ़ाइल में लगा देंगे। अच्छा। और कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि इस किस्म के ख़त की कोई अहमियत नहीं होती। या तो पिटिशन्स में जो इश्यूज होंगे तो पिटिशन्स ऑलरेडी चल रही हैं, चल रही हैं। और फिर मैं अगर काजी फायज़ ईसा हूँ तो मैं सोचूं अरे भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाले, तुमने तो यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप ही ने तो यहाँ तक ले आए हैं हमें जहाँ जुडिशरी के साथ ये हुआ और ये हुआ ये हुआ। खान साहब के ज़माने में जुडिशरी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर था ना, जिस किस्म के फैसले आ रहे थे वो एक्स चीफ जस्टिस से, ठीक है ना। 2017 के बाद तो वो सारे जजेस जो थे वो तो बड़े प्रो पीटीआई थे, और उस वक्त के जो जुडिशरी थी उसको आप इंडिपेंडेंट तो नहीं कह सकते। और यही काजी फायज़ ईसा साहब हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस भी फॉरवर्ड किया था। प्रेसिडेंट साहब, इनके प्रेसिडेंट साहब ने किया। वो तो कहीं गोशा नशीन हो गए। हाँ, तो अब तो गायब हो गए कर के जो उन्होंने जाके हीरो बनते फिरते हैं। सो अब बात ये है कि आई वुडंट पे टू मच अटेंशन टू दिस। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे खान साहब ने खतवात इधर उधर लिखते रहते हैं, या वो अमेरिका में कांग्रेसमैन को ढूंढते फिरते हैं कि जी कुछ करो कुछ करो। IMF को लेटर लिखते हैं। IMF को लेटर लिखते हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई कोई रिएक्शन नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जो एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस नौयत की बयानबाजी करें आने वाले शोज़ के लिए वो होगा इंटरेस्टिंग, भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है और अब की बार 400 पार कैसे होगा, ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो ऑपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाएँ जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है। और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके और एक अथॉरिटेरियन कंट्री बन जाएगा। यहाँ तक लोग ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर रहा है। इसका मतलब क्या है?
क्या? तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के बहुत अरसे से तनकीद करता आ रहा है ना कि पाकिस्तान के अंदर तो 3 मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स रही हैं हाँ। और फिर किसी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता। फिर इसके अलावा भी एक बहुत अहम तनकीद की है, दुनिया ने की है पाकिस्तान की, वो ये कि ज़िया-उल हक के आने से पहले पाकिस्तान भी एक सेकुलर मुल्क था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन थी। अच्छा, सेकुलर से मुराद ये है कि रियासत को गर्ज नहीं है मजहब किसका क्या है। हर अपना जिसका मज़हब है वो अपना जी। मज़हब करे, मगर मज़हब जो कानून है हमारे वो की जस्टिस जो कि इस्लाम के भी कानून हैं उनको फॉलो करेगा। ठीक मगर ये नहीं कि जो इस्लाम के एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री उसके बेसिस के ऊपर कोई कानून बनेगा। अच्छा, ज़िया-उल हक साहब ने आके इस्लामाइज़ कर दिया, आपकी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर दिया उसके अंदर, और फिर शरिया कोर्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो एक सिस्टम चल रहा था, उसके साथ उन्होंने एक दूसरा सिस्टम शुरू कर दिया। अब दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रही है, कभी इस्लामिक लॉ चलता है, कभी सेकुलर लॉ चलता है। अच्छा, इंडिया का ये कहना था कि ये ज़िया-उल हक साहब ने जो किया है, अभी इंडियन लिबरल्स कह रहे हैं मोदी भी यही इंडिया में करने जा रहा है। अच्छा, और इसलिए पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है वो इसीलिए हुई है कि एक कंसिस्टेंटली एक कानून नहीं है और मुख्तलिफ कानून है, और नंबर 1 और नंबर 2 ये जो तालीम के अंदर मज़हब को लेके आ गया है ज़िया-उल हक साहब, उसकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। बाकी दुनिया सारी सेकुलर एजुकेशन है, पाकिस्तान के अंदर सेकुलर एजुकेशन सबटाज हो गई है। कुछ हद तक है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, मगर बाकी पब्लिक स्कूल्स के अंदर सेकुलर एजुकेशन नहीं है, उसमें मज़हब का ज़्यादा रोल है। अच्छा, अब जिसकी वजह से फिर आप एक आइसोलेट हो जाते हैं, यू सीन एज अ मुस्लिम कंट्री रादर दैन एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और दुनिया में आपने देखा जब से ये 9/11 हुआ और उससे पहले भी कि एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बन रहा था। वो इस हद तक हुआ कि अब सऊदी अरेबिया में भी रिवर्स गियर लगा दिया MBS ने, मोहम्मद बिन सुल्तान ने। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है ज़िया-उल हक की इस्लामाइजेशन से। क्यों? कि वो इस्लामाइजेशन नहीं थी, वो एक पोलिटिसाइजेशन थी। ज़िया को अपनी लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि उसके पास वोट नहीं था, तो उसने फिर मज़हब को इस्तेमाल किया कि जी कि मैं तो एक किस्म का इस्लाम लाने वाला हूँ, और उसका सहारा लिया और उससे इस्लाम को सियासी तौर पे एक क्लोक पहना दिए, एक कपड़े पहना दिए अपनी सियासत को इस्लाम के, उसको लिबादा ओढ़ दिया। तो जिसकी वजह से हमारा सारा तालीम का जो सिस्टम है वो हम अब इंटीग्रेट हुए हैं दुनिया के साथ, मगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट नहीं होने देता दुनिया के साथ, क्योंकि जब दुनिया मांगती है वो प्रोफेशनल्स मांगती है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं मांगती। ठीक, तो जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो उनकी जो रिलीजियोसिटी है वो उनके रास्ते में आ जाती है और वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं वहाँ। तो इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज़ गोइंग द पाकिस्तान रूट। तो इंडिया की जो मजबूती थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, अगर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ इंडिया है। और दुनिया का रोमांस जो था इंडिया के साथ वो इस बुके के साथ था कि इसमें कितने मुख्तलिफ खूबसूरत फूल हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, सारे हैं। तो ये सिर्फ एक हिंदू मुल्क नहीं है। पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा था कि कोई फुल पढ़िया ने होले भी कोई गड़बड़ हुई और सारे तो सुगांदे फिरते थे और पता नहीं हो कि एनीवे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो अब बात ये है कि तो वहाँ डिबेट ये चल रही है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है, और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है कि वो भी अब रिलीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं। वहाँ जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है और ये पहले दी गई थी, मगर अब जिस जोर से वो दी जाती है वो ये है कि देखिए क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है, उनके पास बम है, एटॉमिक बम है। जूइश सिविलाइजेशंस है, तारीख ना, जूस के पास बम है। ठीक, एक सिविलाइजेशन है कन्फ्यूशियस, उनके पास बम है। ठीक है। रूस एक सिविलाइजेशन है कम्युनिस्ट, उनके पास एक बम है। ओके, ये नाल वाले साडे ये भी इस्लाम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੰਮ ਫੜ ਲਿਆ और ਅਸੀਂ सेकुलर विदाउट अ बम। ओहो, बम बनाओ। ठीक, बम बनाया पहले, उसको कहा पीसफुल बुद्धा,
हाँ, उसको बुद्धा का नाम दे दिया, जो पहला टेस्ट किया इंडिया ने 74 में मेरा ख्याल है। फिर देखा कि यहाँ तो बिल्कुल अग्रेसिव किस्म की बम की तैयारी हो रही है, तो फिर इन्होंने जो असली जब टेस्ट किया और शेल्फ्स में डाल दिया 98 में, उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, वाजपेयी साहब आई थिंक वाज द प्राइम मिनिस्टर, आई एम नॉट श्योर, 1998 में। तो फिर हमने भी उसके बाद अपना भी बम टेस्ट कर लिया। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, जूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये जो आसमानी कॉस्मोलॉजी है, सितारे, गैलेक्सीज, उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी इसी किस्म की सिविलाइजेशंस हैं। और सिविलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। बाय द वे, ईरान का भी यही आर्ग्यूमेंट है कि ईरानियन सिविलाइजेशन भी 2000 साल पुरानी है, ससानीद से लेके। वो कहते हैं हम भी सिविलाइजेशन है, तो इसलिए हमें भी बम चाहिए, वो भी बम बना रहे हैं। तो इंडिया ने भी ये रास्ता इख्तियार कर लिया। अब आइए बात यहाँ कि इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन, उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही है, वन पार्टी स्टेट। ये जो ट्रेंड है ना मेजॉरिटेरियनिज्म का, मेजॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में सिर्फ थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल फ़र्क है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है, मगर जो इदारे होते हैं सारे, वो डेमोक्रेटिक इदारे होते हैं, वो सबके इदारे होते हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे होते हैं, उस पार्टी के इदारे नहीं होते। ठीक है। मगर फाशिज्म के अंदर या मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर वो जो सारे वो इदारे जो हैं वो सारे उस पार्टी के बन जाते हैं। ठीक है। बाय द वे, खान साहब भी यही करने जा रहे थे यहाँ, कि अगर खान साहब ये इलेक्शन में अगर जीत जाते तो वो भी रियासत के इदारों को पीटीआई के इदारे बनाना चाह रहे थे। तो इसलिए वो भी, इसीलिए उनके ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगता है इमरान खान के ऊपर कि वो भी एक फाशिस्ट गवर्नमेंट यहाँ बनाना चाह रहे थे, और जो जमहूरियत के इदारे थे उनको ख़त्म कर रहे थे। मीडिया इधर उधर सब, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर और मीडिया के ऊपर प्रेशर और फौज के साथ सेम पेज, ये सारा वही ड्रामा था। ठीक है। इंडिया में भी ऐसे ही है, वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रही है, इसलिए वहाँ ऑपोजिशन शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आइए कि ये आगे जाके इसका क्या होगा। क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुज़म की, वो अभी भी चल रही है। मगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, दो किस्म की इसके अंदर क्वालिफिकेशंस हैं। एक क्वालिफिकेशन ये है कि साउथ इंडिया वो बीजेपी को नहीं मानता। साउथ इंडिया इज़ हाफ ऑफ इंडिया। हम तो जब भी इंडिया की बात होती है दुनिया में तो नॉर्थ इंडिया की बात होती है, बिकॉज मुगल ये सारे नॉर्थ इंडिया में थे ना, सारी इंडिया की तारीख जो है वो नॉर्थ इंडिया ही बनाता रहा है। ठीक है। साउथ इंडिया की जो था वो ऐसे लगता था एक अलग मुल्क है। अभी भी आप यकीन करें, बहुत से पाकिस्तानियों को ये बात का नहीं पता कि साउथ इंडिया में आप चले जाएँ, चेन्नई में चले जाएँ या उधर चले जाएँ, तो वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं। अच्छा। वो या अपनी ज़ुबान जो है उस कर्नाटका में है या जिधर भी है वो अपनी ज़ुबानें बोलते हैं। हिंदी वहाँ इतनी नहीं बोली जाती। हिंदी ये सारा नॉर्थ इंडिया हमारी बेल्ट है, ये सारी ये इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है जैसे कहते हैं। तो अब बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मोदी को 400 नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ। और वो कह रहे हैं कि वो जो उसका रोमांस था ना, वो जो हवा चल रही थी वो कम होनी शुरू हो गई है। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो अटैक किए, उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, पुश बैक आ रही है और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को अंदर किया जा रहा है, बाकी इदारे जो हैं उनको अपने इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, या आप देखें इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन में भी उसने तब्दीली कर दी। पहले वो इंडिपेंडेंट 3 होते थे, अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर
एक हिंदू इंडिया बना देगा या पुश बैक आएगी आगे जाके। अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुश बैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रेमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क हैं उसके अंदर वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी और ये लामहदूद है, खुसूसन अभी इलेक्शन भी इंडिया में क्योंकि चल रहा है, 1 जून तक है जारी रहना। तो आने वाले शोज़ में इस पर तबसरा करते रहेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। इंडिया के हवाले से ही सेठी साहब, आपके व्यूवर, आपके चाहने वाले, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है। जब इकोनॉमी की बात होती है और इन दोनों मुल्कों का कंपैरिजन होता है तो लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उधर इकोनॉमी किधर जा रही है और हमारी हमेशा डिक्लाइन पे ही क्यों। अब्दुल बासित साहब लाड़काना से क्या जानना चाह रहे हैं? इंडिया में जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये टाटा हो गया, बिरला, पता नहीं कौन कौन है, तो क्या ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं तो वो क्या वो बाहर हैं, क्या है, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसके ऊपर तो 1 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है कि इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल इस्तेमाल किया पार्टीशन के बाद और हमने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल तैयार किया। मुख्तसरन बात यह है जी कि इंडिया के जवाहरलाल नेहरू ने उसके स्लोगन के अंदर सोशलिज़म का नाम भी था, आपको याद होगा। डेमोक्रेसी और सोशलिज़म की बात थी, हिंदुज़म की बात नहीं थी। भुट्टो साहब हमारे यहाँ जब आए 1970s में तो उनके यहाँ इस्लाम, सोशलिज़म और डेमोक्रेसी की बात थी, इस्लाम भी आ गया था। मगर इंडिया में हिंदुइज़म नहीं आई थी। वहाँ जो उन्होंने सोशलिज़म का जो मॉडल बनाया और डेमोक्रेसी का जो मॉडल बनाया वो उन्होंने रूस से सीखा। उसको कहते थे कमांड इकॉनमी। क्या कहते थे? कमांड इकॉनमी। कमांड इकॉनमी से मुराद ये है कि सब कुछ हम इंडिया में ही बनाएंगे और कमांड के ज़रिए बनाएंगे। उसका जो मतलब ये निकला कि सारी हैवी इंडस्ट्री जो होती है, जो कि जिसे कहते हैं कि जो मशीनें बनाती है इंडस्ट्री, जो मशीनें बनाती है वो मशीनें बनाती है जो कि आप कंज्यूमर गुड्स जिसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियाँ, जो फैक्ट्रीज गाड़ियाँ बनाती हैं उसे कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। मगर जो गाड़ियाँ असेंबल करती हैं दे आर नॉट हैवी इंडस्ट्री। अब आइए कि इंडिया ने ये मॉडल इख्तियार किया कि हम खुद सब कुछ बनाएंगे, हालांकि वो महंगा भी पड़ेगा मगर हम खुद बनाएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो उन्होंने स्टील मिल्स बनाई और सारी स्टील इंडस्ट्री जो है उसको अहमियत दी और उसकी वजह से सारी हैवी इंडस्ट्री जो थी वो उन्होंने खुद अपनी उसकी बुनियाद रखी और वो सारी स्टेट सेक्टर में थी और उन्होंने फिर प्राइवेट स्टेट पार्टनरशिप्स भी की। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने मॉडल ये लिया रूस से। उस वक़्त रूस जो था वो स्टिल अ कम्युनिस्ट कंट्री। रूस तो 90s के बाद में आके थोड़ा सा वहाँ अब वो कैपिटलिज्म की तरफ गया है, उससे पहले तो वो कमांड इकॉनमी थी। तो वो कमांड इकॉनमी के मॉडल के ऊपर इंडिया ने सब कुछ किया। मुझे याद है पाकिस्तान के अंदर कोई कमांड इकॉनमी नहीं थी, इम्पोर्ट इकॉनमी थी। इम्पोर्ट इकॉनमी इसलिए थी कि आप गए अमेरिका के पास, आपने कहा कि हमें पैसे दें, हम आपके मुलाजिम बनते हैं, नौकर बनते हैं और हम आपके लिए सेंटो, सीटो, ये सारे कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ जो पैक्ट्स बनाए हैं, एग्रीमेंट्स किए, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं, उसके हमें पैसे दें उसके। उन्होंने कहा बन जाओ जी, जैसे आप नेटो के मेंबर्स बने हुए हैं उस वक्त सेंटो, सीटो, CI, ये सब इसके ये बन गए मेंबर्स। अमेरिका ने पैसे देने शुरू कर दिए इनको। और वो पैसे क्या थे कि हमसे माल ख़रीदिए आप, हम आपको माल फ्री देंगे, आप ऐसा लोन दे देंगे। यहाँ कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि हम खुद कुछ अपना कुछ करें। हमारे जो सरमायादार थे वो सारे इंपोर्ट ओरिएंटेड थे और क्योंकि वो अमेरिका इमदाद दे रहा था आपको तो वो सारी फ्री आ रही थी आपको। यहाँ 1950s में सवाए अमेरिकन कार्स के बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 50 फुट लंबी गाड़ियाँ, शेवरोलेज, ओल्ड्समोबिल, कैडिलैक्स इस मुल्क में फिरती थी। आपको तो पता नहीं, हमसे पूछिए। यहाँ और इंडिया में आप जाते थे तो वहाँ वो एम्बेसडर, वो एक खड़की हुई एम्बेसडर इंडिया की जो लोहा सिर्फ, और वो चलती भी 50 मील से ज़्यादा नहीं थी। बड़े से बड़े लोग जो हैं वो एम्बेसडर गाड़ी के अंदर चलते थे। अभी भी सारी टैक्सीज जो है इंडिया के अंदर अभी भी एम्बेसडर बन रही है वहाँ। अच्छा, अब जाके क्या हुआ, उन्होंने इम्पोर्ट नहीं की, उन्होंने जाके कहा हमारी मार्केट बढ़ गई अब, तो मर्सिडीज़ को कहा यहाँ प्लांट लगाएं।
BMW को कहा यहाँ पर प्लांट लगाएं, टोयोटा को कहा यहाँ प्लांट लगाएं। हमने कहा यार हम भी ये करते हैं। जब हमने हमारी बारी आई तो हमने कहा हम यहाँ करते हैं, मगर हम तो इंजन भी नहीं बना सकते थे, वो तो बना सकते थे, वहाँ उनकी स्टील इंडस्ट्री इतनी डेवलप थी। तो फिर हमने क्या कहा जी, अच्छा जी हम इंजन वहाँ से बाहर से मंगवा लेंगे या पान से मंगवा लेंगे और बाकी चीज़ें जो हम यहाँ बना लेंगे। वो एजेंडा जो था वो कंप्लीट होना था कि 5 साल के बाद आपने 100% चीज़ें यहाँ बनानी थी, मगर वो आज तक नहीं हुआ। वो 50-60 पे ही रहा है। अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आप ले लें, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ले लें, सारे जो मेन चीज़ें वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इधर उधर की चीज़ें आप यहाँ बना रहे हैं। तो अब बात यह है कि हमारी सारी इकॉनमी जो है वो इम्पोर्ट इकॉनमी रही है। हमने अपनी इंडस्ट्री को अहमियत ही नहीं दी, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। इंडिया ने क्या किया कि सारे इंपोर्ट्स ही बैन कर दिए। इंडिया ने कहा जो भी अब बनाएंगे यही खाएंगे यही पिएंगे, अमीर लोग भी ये लेंगे गरीब भी ये लेंगे। मैं जब इंडिया में जाता था तो वहाँ मैं कहता था यार ये तो बैकवर्ड कंपनी, ये तो बड़ी गरीब मुल्क लगता है ये। अच्छा, और पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क लगता था। तो अब उल्टा हो गया ना कि 90 की दिहाई में इंडिया ने ये फैसला किया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हैं, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज तैयार हो गई हैं, अब हमें खोल देना चाहिए। और ये मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये जो किया है, डी नेशनलाइज किया है, प्राइवेटाइजेशन की, हम भी ये करते हैं। अच्छा। उन्होंने फिर वहाँ बिग स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को अहमियत दी। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था, उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की और आज इंडिया जो है वो चाइना के जैसे चाइना में इतनी ग्रोथ हो रही है, इंडिया में अंदर भी उसी किस्म की ग्रोथ हो रही है। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले पाकिस्तान के अंदर हम बड़े तीर मारते थे, हम कहते थे हमारी तो 6% ग्रोथ है, 6%। इंडिया की तो हिंदू ग्रोथ रेट है 2%, 2%। वो 2% इंडिया ने अपने पाँव पे खड़ा हो गया और अब बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। बर्तानिया को छोड़ के दुनिया का चौथा मोस्ट प्रोडक्टिव नेशन बन गया। और वहाँ के साथ आप हर चीज़ खुद बनाता है। उसे बहुत कम चीज़ों की अभी जो इंपोर्ट करता है, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चीज़ें इंपोर्ट करता है, बाकी हर चीज़ वो खुद बनाता है अपनी। और कंपेटिटिव है, ये नहीं कि बड़ी महंगी बनाता है, अब वो सस्ती भी होगी ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आपको अब जाके समझ आई है कि आपने जो उस ज़माने में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी की वो आपके गले पड़ी हुई है। अब आपके वही मैं जो कल कह रहा था कि आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो 70-80 बिलियन है, आपके एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन है। एक खसारा है इतना बड़ा, उसको क्या करें? अब आप वापस जाते हैं उनसे पैसे लेने के लिए और वो आंखें दिखाते हैं, आपको सैंक्शंस लगाते हैं, आपके ऊपर FATF लगाते हैं, आपको ये करते हैं, आपको वो करते हैं, और आप अब ये हालात है। इसलिए इंडिया का जो ग्रोथ पार्ट था वो शुरू में रशिया को उसने फॉलो किया, बाद में उन्होंने उसको अमेंड करके और प्राइवेटाइजेशन करके उसको प्राइवेट सेक्टर में लिया। हाँ, तो ये है इंडिया का कामयाबी का सफ़र। और अब वो पाकिस्तान को तंज करते हुए कहते हैं कि जो आतंक फैलाने वाला मुल्क है वो आटे का ख्वाह है। पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। खुद इंसारी की मंजिल हासिल करने के लिए आपने वो मुख्तलिफ मिसालों से समझा कि क्या मॉडल फॉलो किए जाते रहे, किस किस चीज़ को देखते हुए। इस तरह के मज़ीद सवाल अगर आप जानना चाहें तो आपके सामने है नंबर, इस पर अपना सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।